अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th के लिए बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बायो एनर्जेटिक्स की टर्म को समझते हैं। बायो एनर्जेटिक्स एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम एनर्जी के फ्लो और ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं। किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है, ये हम बायो एनर्जेटिक्स में समझते हैं। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसा कि सनलाइट से एनर्जी आ रही है और प्लांट्स क्या करते हैं, उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू केमिकल एनर्जी, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, और सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तो इसे भी हम बायो एनर्जेटिक्स में स्टडी करेंगे। इसके बाद क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, उस एनर्जी को यूज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। इसके अलावा कुछ एनिमल्स होते हैं, वो जाके प्लांट को ईट करते हैं, तो प्लांट से बेसिकली वो एनर्जी फ्लो हो चुकी है एनिमल की तरफ। ठीक है, प्लांट के अंदर वो एनर्जी मौजूद थी ग्लूकोज की फॉर्म में, एनिमल ने ईट किया तो वो एनर्जी फ्लो कर गई एनिमल के अंदर। अगर वो एनिमल जैसे कोई बकरी वगैरह है तो उसे ज़िबा करके इंसानों ने खाया तो उस एनिमल से ह्यूमंस में वो एनर्जी फ्लो हुई। तो इस तरीके से एनर्जी का जो फ्लो है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी कैसे, कहाँ से हम ले रहे हैं, कैसे ट्रांसफर हो रही है और ट्रांसफॉर्म कैसे हो रही है, तब्दील कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें किस में पढ़ी जाती हैं? बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ी जाती हैं। इसके अलावा बायो एनर्जेटिक्स की हम एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि बायो एनर्जेटिक्स हमें बताती है कि कैसे एनर्जी हासिल होती है, ऑब्टेन कैसे होती है, ये हम आगे स्टडी भी करेंगे। कैसे एनर्जी स्टोर होती है, कौन से मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर होती है, और कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म उस एनर्जी को यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें बायो एनर्जेटिक्स के अंदर स्टडी की जाती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एनर्जी को दो फॉर्म में यूज करते हैं। एक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ये आप फिजिक्स में समझते भी होंगे इस चीज को। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यानी जहां पर भी मॉलिक्यूल्स या कोई चीज मूव कर रही है तो वो एनर्जी जो उसके पीछे जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। राइट, एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन परफॉर्मिंग वर्क एक्टिवली, यानी कोई काम हो रहा है तो उसमें एक्टिवली जो एनर्जी इन्वॉल्व है उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। और पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो किसी पोजीशन की बेस पर या केमिकल, लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो केमिकल बॉन्ड के अंदर जो स्टोर एनर्जी है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, सो स्टोर्ड एनर्जी जिसे हम केमिकल बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सिनेरियो से। राइट, तो ये दो टाइप की एनर्जीज हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हाउ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी, ऑर्गेनिज्म एनर्जी ऑब्टेन कैसे करते हैं, हासिल कैसे करते हैं? ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबोलाइज करते हैं फूड को जो वो खाते हैं या जो वो प्रिपेयर करते हैं। यानी यहां पर प्लांट की भी बात होगी, प्लांट क्या करते हैं, फूड खाते तो नहीं है, प्रिपेयर करते हैं, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या करते हैं, ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं और उसी ग्लूकोज को रिस्पायरेशन के प्रोसेस से यूटिलाइज करते हैं। सो रिस्पायरेशन जो प्लांट के अंदर हो रहा है वो बेसिकली क्या है, ऑब्टेनिंग एनर्जी है। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली फूड से एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब फूड के अंदर जो एनर्जी होती है वो कहां पर स्टोर होती है? केमिकल बॉन्ड के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी, अभी हमने स्टडी किया। राइट, ओके, केमिकल बॉन्ड जब ब्रेक करता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यानी स्टोर्ड एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हो चुकी है, और वो एनर्जी हम कह सकते हैं कि बन चुकी है काइनेटिक एनर्जी। और वो एनर्जी हमारी बॉडी की सर्टन नीड होती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। कुछ एक्टिविटीज के लिए नहीं भी चाहिए होती, जिसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, बट मोस्टली एनर्जी रिक्वायर होती है। और वो एनर्जी केमिकल बॉन्ड के ब्रेक होने से आती है। केमिकल बॉन्ड में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर होती है, और जब केमिकल बॉन्ड ब्रेक होता है वो एनर्जी रिलीज होती है और कोई वर्क परफॉर्म करवाती है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। अब वर्क कैसे हो सकता है, जैसे कि हम मूव, जैसे ये मेरे बाजू मूव कर रहे हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यानी कि मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट में मूवमेंट हो रही है, तो मूवमेंट में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। राइट, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो मेरे माइंड में थॉट प्रोसेसेस चल रहे हैं इसके लिए हम कह सकते हैं पोटेंशियल
एक्टिव पोटेंशियल जनरेट हो रही होती है हमारे नर्व इम्पल्स के अंदर, तो उसमें क्या है, मालिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, नर्व इम्पल्स में आयंस वगैरह मूव कर रहे होते हैं, इसमें एनर्जी चाहिए। इसके अलावा सेल्स को कोई चीज़ बनानी है, प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, उसमें एनर्जी चाहिए। सेल्स में से कोई चीज़ बाहर निकल रही है, उसमें एनर्जी चाहिए। कोई चीज़ अंदर आ रही है, उसमें एनर्जी। तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें मूवमेंट हो रही है मालिक्यूल्स लेवल पर या लार्जर लेवल पर, और उसके लिए एनर्जी चाहिए। और जब वो एनर्जी वर्किंग फॉर्म में हो तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जब वो स्टोर फॉर्म में हो तो उसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। होपफुली बहुत डिटेल से मैंने बता दिया, क्लियर हो गया। ओके, अब एक और क्वेश्चन है जो अराइज होता है, उसे देखते हैं। हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड, यानी ये तो हमने देख लिया कि ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं फूड से। अब ये फूड कैसे लेते हैं ऑर्गेनिज्म? अब इसमें दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ठीक है, मेक देयर ओन फूड। इसमें एग्जांपल हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, एल्गी आ जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे सियानोबैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म करते हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड, तो वो अपना फूड खुद बनाते हैं। अब प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है जिसमें सनलाइट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ग्लूकोज, राइट। सो फोटोसिंथेसिस को आगे हम स्टडी करेंगे। ओके, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स नॉन फोटोसिंथेटिक हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते बल्कि रिलाई करते हैं प्रिपेयर फूड के ऊपर। यानी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रिलाई करते हैं कि वो हमारे लिए फूड बनाएंगे, फिर उन ऑर्गेनिजम्स को हम खाएंगे और अपनी एनर्जी हासिल करेंगे, फूड हासिल करेंगे। नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं, ह्यूमंस भी इसमें एग्जांपल आ जाती है, फंजाई आ जाते हैं जो कि प्लांट की तरह लगते हैं, उगते हैं, लेकिन ये होते क्या हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। और बैक्टीरिया, बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया ऐसे हैं जो नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, क्लियर हो गया। इसके अलावा प्रोटिस्ट वगैरह भी आ जाते हैं। ओके, अब जरा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यानी ये जो केमिकल बॉन्ड की बात हुई, ये जो ब्रेक हो रहा है, तो इसमें जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं ना, उन्हें हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। इन शॉर्ट इसे रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है, क्लियर है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जरा डिफाइन कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, वैसे तीन होती हैं लेकिन इस चैप्टर के लिहाज से आपने दो डेफिनेशन याद कर लेनी है। पहली डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और मॉलिक्यूल्स। यानी जब कोई एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म होता है। इसके अलावा लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी जब कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम को लॉस करता है तो इस मैकेनिज्म को भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अब लॉस ऑफ हाइड्रोजन, बेसिकली इसे समझ लेते हैं, ये एक हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के पास हमें पता है एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। सो जब ये हाइड्रोजन एटम लॉस होगा तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो हम बोलते हैं उस मैकेनिज्म को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन होता है, और जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे, क्लियर हो गया। अब रिडक्शन इसके ऑपोजिट है। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम एंड मॉलिक्यूल। जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है इसे रिडक्शन बोलते हैं, या कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम को गेन कर लेता है इसे भी रिडक्शन बोलते हैं। अब इन दोनों रिएक्शंस में होता क्या है कि जब ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो लॉस ऑफ एनर्जी देखने को मिलती है, ठीक है। यानी जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है किसी एटम या मॉलिक्यूल से तो क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज करके निकल रहा है, ये आपने याद रख लेना। ओके, रिडक्शन में क्या होता है, यानी जब इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाता है, रिडक्शन का मैकेनिज्म हुआ, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो दूसरे मॉलिक्यूल गेन कर लेता है। सो रिडक्शन को हम गेन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं और ऑक्सीडेशन को लॉस ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। ये चीजें मजीद आपको क्लेरिफाई होती जाएंगी जैसे जैसे आगे हम पढ़ते जाएंगे। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी बॉडी के अंदर दो मेजर मैकेनिज्म्स हो रहे होते हैं, बल्कि हमारी बॉडी, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर तो रिस्पायरेशन हो रही होती है। अगर हम प्लांट की बात करें तो उसमें फोटोसिंथेसिस भी होती है और रिस्पायरेशन भी होती है, ठीक है। ये दोनों जो मैकेनिज्म्स हैं ये बेसिकली चेन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं। यानी इन रिएक्शंस को जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन रिएक्शंस में जितने भी स्टेप्स अकर हो रहे हैं उन स्टेप्स के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। यानी एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, एक हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। यही मैकेनिज्म चल रहे हैं और रिएक्शन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसी दौरान क्या होता है,
जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसकी एनर्जी यूटिलाइज होती है और एटीपी बनता है। अब एटीपी क्या है इसे समझते हैं। रोल ऑफ एटीपी। एटीपी याद रखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर एनर्जी करेंसी है, या लिविंग सेल्स के लिए एनर्जी करेंसी है। अब एनर्जी करेंसी की एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूं कि जैसे कोई व्हीकल है, गाड़ी है, उसको ड्राइव करने के लिए पेट्रोल, अगर वो पेट्रोल इंजन वाली है तो पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। सो उसकी एनर्जी करेंसी क्या होगी? पेट्रोल होगी। ठीक है, पेट्रोल नहीं होगा तो वो गाड़ी नहीं चलेगी, राइट। इसी तरीके से अगर सीएनजी पर चलती है तो सीएनजी उसके लिए एनर्जी करेंसी है। डीजल पर चलती है वो गाड़ी, डीजल एनर्जी करेंसी है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी करेंसी क्या है? एटीपी का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि एटीपी का ही मॉलिक्यूल क्यों? यानी ग्लूकोज के अंदर हमें पता है एनर्जी स्टोर है, तो ग्लूकोज की एनर्जी डायरेक्टली क्यों नहीं यूज हो जाती है? तो इसका आंसर ये है कि एटीपी एक बहुत छोटा मॉलिक्यूल है ग्लूकोज के निस्बत, और ये एक इंस्टेंटली ब्रेक होने वाला मॉलिक्यूल है। यानी हमारी बॉडी इस मॉलिक्यूल को ही रिकॉग्नाइज करती है और तोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि ये बहुत आसानी से हमारी बॉडी इसे तोड़ देती है और इसके अंदर जो एनर्जी केमिकल बॉन्ड में स्टोर होती है उसे यूटिलाइज कर लेती है एक्टिवली वर्क परफॉर्म करने के लिए। क्लियर हो गया? सो एटीपी को मजीद समझते हैं। एटीपी है क्या? एटीपी को हम कह सकते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ऐसे एडिनोसिन, टी से ट्राई एंड पी से फॉस्फेट। अब इस मॉलिक्यूल की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें पता चलता है इस मॉलिक्यूल में 3 मेजर मॉलिक्यूल्स शामिल हैं, हम कह सकते हैं। इसमें पहला मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलता है राइबोज शुगर। ठीक है, 5 कार्बन शुगर होता है, 1 2 3 4 और 5वां इधर लगा होता है। ठीक है, 5 कार्बन शुगर होता है और ये डीऑक्सीराइबोज नहीं होता, राइबोज शुगर होता है। यानी डीएनए की अगर हम बात करें तो वहां पर डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, उसमें एक और ऑक्सीजन रिमूव होती है। ठीक है, वो आगे डीएनए में आप स्टडी करेंगे। सो ये एक शुगर का मॉलिक्यूल है और इसकी एक साइड पर नाइट्रोजिनस बेस लगी होती है। ठीक है, ये एक और यानी स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल है जिसे नाइट्रोजिनस बेस कहा जाता है। नाइट्रोजिनस बेस इसलिए, इस स्ट्रक्चर को इसलिए कहा जाता है कि इसमें नाइट्रोजन के बहुत सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजिनस बेस है इसका नाम है एडेनिन। ठीक है, यही नाइट्रोजनस बेस आपको डीएनए और आरएनए में भी देखने को मिलती है। ओके, अब इस साइड पर आते हैं तो हमें फास्फेट ग्रुप देखने को मिलते हैं। और कितने फास्फेट ग्रुप हैं? 1 2 3 फास्फेट ग्रुप मौजूद होते हैं। सो ये एक एटीपी की स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें एक राइबोज शुगर है, एक एडेनिन का मॉलिक्यूल है जिसे नाइट्रोजनस बेस हम कह सकते हैं, और 3 फास्फेट के ग्रुप हैं। तो इस पूरी स्ट्रक्चर को एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, एटीपी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन फास्फेट ग्रुप्स के अंदर मौजूद होती है। यानी एक फास्फेट ग्रुप दूसरे के साथ जो अटैच है ना, ये वाला जो बॉन्ड है ये हाई एनर्जी बॉन्ड है। ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। यानी इसके अंदर क्या है? एनर्जी स्टोर हुई हुई है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ये जब टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी और काइनेटिक एनर्जी यानी वर्क परफॉर्म करवाएगी हमारी बॉडी को, राइट। तो यहाँ पर 3 फास्फेट हैं, तो जब भी हमारी बॉडी कोई वर्क परफॉर्म करती है तो उसे एनर्जी जरूरत होती है, तो ये एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाता है। ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाता है और ये इस तरीके से रह जाता है, ये मॉलिक्यूल, ये फास्फेट निकल के चला जाता है। ठीक है, मैं ऐसे कह सकता हूँ, ये फास्फेट इधर आ चुका है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये जो बॉन्ड के अंदर एनर्जी स्टोर है वो यूटिलाइज कर लेता है हमारी बॉडी। क्लियर हो गया? ओके, अब जब एक बॉन्ड फास्फेट का टूटता है तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है एक फास्फेट या एक एटीपी का मॉलिक्यूल टूटने से, जिसमें बेसिकली एक फास्फेट ग्रुप टूट रहा होता है। ठीक है, ये वाला एक बॉन्ड टूटता है, 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रख लेना है। सो ये अगर हम केमिकल इक्वेशन को देखें तो कैसे होता है? ये एटीपी का मॉलिक्यूल है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये टूटता है, डेफिनेटली एंजाइम वगैरह इन्वॉल्व होता है। तो जब ये टूटता है तो एडीपी बनता है, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये फास्फेट ग्रुप 2 रह जाते हैं और साथ में ये जो फास्फेट है ये इनऑर्गेनिक होता है, यानी ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हट चुका है, तो इसे फिर पीआई इनऑर्गेनिक फास्फेट लिखा जाता है और साथ में 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। सो अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर हो रहे होते हैं, जिसमें कुछ रिएक्शंस एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, यानी कि स्मॉलर मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं। इन प्रोसेसेस को एनाबॉलिक प्रोसेसेस या रिएक्शंस कहा जाता है। और कुछ रिएक्शंस के अंदर क्या होता है? लार्ज मॉलिक्यूल टूट रहा होता है इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स और उसके नतीजे में एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। इन रिएक्शंस को कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है। सो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिक प्रोसेस है। इसका
मतलब यह है कि इसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और एक लार्जर मॉलिक्यूल बनता है। तो होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है जिसे ग्लूकोज कहा जाता है। और डेफिनेटली साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, और ये जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ये हम सांस लेने के लिए यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, सो प्लांट क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, और वही ऑक्सीजन हमारी नीड है, जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, सिर्फ प्लांट्स नहीं होते, प्लांट्स के अलावा एल्जी और सियानोबैक्टीरिया जो कि बैक्टीरिया की टाइप है, ये भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं, और डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं फॉर दी रिलीजेज ऑफ ऑक्सीजन, दुनिया के ऊपर ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए। ओके, अब अगर हम इस इक्वेशन को ज़रा गौर से देखें तो इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दो रिएक्टेंट्स हैं या इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस का अमल परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, सो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है प्लांट की बॉडी के अंदर, ये देखेंगे। बट उससे पहले देखते हैं कि ये दोनों इंग्रेडिएंट्स तभी काम करेंगे जब सनलाइट पड़ रही होगी प्लांट के ऊपर, और जब प्लांट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होगा। ठीक है, सो सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट नेसेसरी हैं ताकि ये इंग्रेडिएंट्स आपस में कंबाइन होकर ग्लूकोज की सिंथेसिस कर सकें, और साथ में डेफिनेटली ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। क्लियर हो गया? सो सनलाइट एंड क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अब देख लेते हैं कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लीफ के अंदर कहाँ से आता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का ज़्यादा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, लीफ के अंदर हो रहा होता है। या सिंपली मैं आपको बताऊं, प्लांट का जो भी ग्रीन एरिया आपको नजर आ रहा है वहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। अब छोटे प्लांट्स की स्टेम भी ग्रीन होती है, राइट, सो वहां पर भी फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है। सो ग्रीन का मतलब क्या है कि क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से ऐसे जितनी भी सेल्स हैं प्लांट के अंदर जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा वो हमें ग्रीन नजर आएंगे, और डेफिनेटली क्लोरोफिल पिगमेंट अगर प्रेजेंट होगा तो उधर फोटोसिंथेसिस का अमल भी परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक पत्ता है, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं, यानी एक लीफ मैंने लिया, उसको काट के हम सामने से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो प्लांट के लीफ की अगर हम एनाटॉमी देखें तो बेसिक एनाटॉमी मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऊपर में आपको पतले पतले लंबे से सेल्स नजर आ रहे हैं, ये अपर एपिडर्मिस है, यानी लीफ का ऊपर वाला एरिया जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, लीफ का जो अंदर नीचे वाला एरिया है उसे लोअर एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, और लीफ क्योंकि बहुत पतला होता है उसके दरमियान अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो डेफिनेटली वो काफ़ी बड़ा हमें नजर आएगा, क्योंकि काफ़ी टाइप के सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। बट क्या होता है कि ये जो लोअर एपिडर्मिस है, नीचे की जो लाइनिंग वाले सेल्स हैं वहां पर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, गार्ड सेल्स होते हैं, सॉरी गार्ड सेल्स होते हैं, ये गार्ड सेल आ गया, और ये गार्ड सेल्स के दरमियान जो पोर होता है, ये जो होल होता है, ये सुराख, इसे स्टोमेटा कहा जाता है। ये गार्ड सेल्स हैं और इनके दरमियान एक छोटा सा होल हमें नजर आता है, इसे स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, इसका अपना रोल होता है, अभी देखेंगे। फिर यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में सेल्स नजर आ रहे हैं। ग्रीन कलर में इनको ड्रा करने का मकसद ये है कि इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, यानी फोटोसिंथेसिस इन सेल्स के अंदर हो रही होती है। सो लीफ के अंदर जिन सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है उन्हें मीजोफिल सेल्स कहा जाता है। सो ये जितने भी सेल्स हैं आप सपोज कर लें कि ये मीजोफिल सेल्स हैं। इसके अलावा लीफ के अंदर कुछ वेन्स भी आई होती हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, इन वेन्स के अंदर हमें जाइलम और फ्लोएम की वेसल्स भी नजर आती हैं। और जाइलम आपको पता है क्या करता है, वाटर को कैरी करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। सो जाइलम वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वाटर को देखते हैं कि वाटर प्लांट की लीफ तक कैसे आता है, क्योंकि वाटर जहाँ पर होगा तभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर हो सकेगा। ठीक है, सो मैं आपको बताता हूँ, वाटर जमीन के अंदर होता है। ठीक है, जमीन के अंदर रूट्स होती हैं प्लांट की रूट्स के अंदर वाटर एंटर करता है और सीधा चला जाता है जाइलम वेसल के अंदर, यानी वेसल क्या है, ट्यूब सी है। ठीक है, ये वेसल लीफ तक गई होती है, यानी जड़ से ये पानी को लेकर पत्तों तक लेकर आती हैं, ये जाइलम वेसल आ गई। ठीक है, जाइलम में वाटर कैसे ट्रेवल करता है ये आपने पढ़ा भी है ऑलरेडी, अगर नहीं पढ़ा तो आप सर्च कर लें, मैंने इस पर वीडियोस बना रखी हैं। ठीक है, सो जाइलम के जरिए लीफ तक वाटर पहुंच चुका है रूट से। ठीक है, ऑस्मोसिस और हम कह सकते हैं कि वाटर की जो एडहेसिव एंड कोहेसिव जो प्रॉपर्टी होती है इसकी मदद से वाटर लीफ तक पहुंचता है। क्लियर हो गया? सो फ्लोएम को अभी हम नहीं देखते। अब हम वाटर तो हमने देख लिया, जाइलम के जरिए लीफ तक आ चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि एटमॉस्फेयर में होती है, यानी हवा में मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ये जो सुराख होल सा है जिसे स्टोमेटा कहा जाता है, इसके जरिए लीफ के अंदर एंटर होती है। यहाँ पर डेफिनेटली वाटर भी मौजूद होता है, वाटर में डिफ्यूज होती है और डिफ्यूज होकर
सेल के अंदर चली जाती है, मीजोफेल सेल्स के अंदर चली जाती है। अब मीजोफेल सेल्स के अंदर जब ये जाएगी तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये हेल्पफुल होगी और इससे ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि फोटोसिंथेसिस का ये जो प्रोसेस है इसमें वाटर जाइलम के जरिए ट्रांसपोर्ट हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए प्लांट के लीफ के अंदर एंटर हो रही है। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स पहुंच चुके हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्लियर हो गया? ओके, अब हम एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की तरफ बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म दो स्टेजेस में होता है, दो स्टेप्स में होता है। पहली स्टेज होती है लाइट रिएक्शन, दूसरी स्टेज होती है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इसे इसलिए कहा जाता है कि इस रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए लाइट की जरूरत नहीं होती। जैसे हम पढ़ रहे हैं ना कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की जरूरत होती है, तो सनलाइट की जरूरत पहले रिएक्शन में होगी जिसे लाइट रिएक्शन कहा जाता है। दूसरा रिएक्शन डार्क रिएक्शन होता है, उसमें सनलाइट की जरूरत नहीं होती और इसे केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। मेल्विन केल्विन ने इसे डिस्कवर किया था तो उसके नाम से केल्विन रिएक्शन या केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। सो ये दो रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, इन रिएक्शंस को स्टडी करने से पहले जरा क्लोरोप्लास्ट की बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्लांट के सेल्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये राउंड सा ऑर्गेनेली होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन आ गई, ये इनर मेम्ब्रेन आ गई। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये हालो एरिया जो आपको नजर आ रहा है, बेसिकली ये फ्लूइड वाला एरिया होता है, इसे स्ट्रोमा कहा जाता है। और जो डार्क रिएक्शन है वो इसी रीजन के अंदर होता है, यानी इस रीजन के अंदर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर हो रहा होता है। ओके, इसके अंदर हमें कुछ और स्ट्रक्चर्स भी नजर आती हैं, यानी यहाँ पर आपको चिपटे थैले से नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए हुए हैं। इन स्ट्रक्चर्स को थाइलेकॉइड्स कहा जाता है, यानी ये जो एक स्ट्रक्चर है ये थाइलेकॉइड कहलाती है। ये स्ट्रक्चर जब आपस में मिलकर एक लंबी सी एंटीना सा बना देते हैं, या हम कह सकते हैं टावर सा जो बनता है, इसे ग्रेना कहा जाता है, ग्रेनम कहा जाता है। ये काफी सारे हैं तो ग्रेना प्लूरल हो जाता है, राइट। सो ये जो थाइलेकॉइड है, यानी ये जो एक स्टैक है, ठीक है, ये जो एक स्टैक नजर आ रहा है, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, इसे थाइलेकॉइड कहा जाता है। सो इसी जगह पर लाइट रिएक्शन अकर हो रहा होता है। इसका मतलब यह है कि क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल क्या है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके। सो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पर हो रहा होगा? थाइलेकॉइड के अंदर हो रहा होगा। ठीक है, सो ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी क्लोरोप्लास्ट की। तो अब आपको समझ आ चुकी होगी कि फोटोसिंथेसिस के जो दो रिएक्शंस हैं उनमें जो लाइट रिएक्शन है वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा होता है, और थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स बहुत सारी होती हैं, ऊपर एक दूसरे के ऊपर अटैच होती हैं, एक टावर सा बनता है, उस टावर को ग्रेनम कहा जाता है। ठीक है, फिर ये ब्रिज भी मौजूद होता है, इसे आप अभी स्टडी नहीं करें। और ये सेंटर में जो स्पेस होती है इसे स्ट्रोमा कहा जाता है। यहाँ पर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर होता है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा मजीद डिटेल से देखते हैं लाइट और डार्क रिएक्शन को। ठीक है, सो लाइट रिएक्शन के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको देख लेते हैं। प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर एंटर होता है थ्रू जाइलम, और सनलाइट जब हिट होती है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर, सो लाइट रिएक्शन अगर हो रहा होता है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि वाटर स्प्लिट हो जाता है और इसका ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। ठीक है, और इस लाइट रिएक्शन में क्या क्या चीज प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, साथ में एटीपी बनता है और NADPH मॉलिक्यूल बनता है, ये कोएंजाइम है। ठीक है, और एटीपी तो आपको पता ही है एनर्जी करेंसी है। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल्स बन गए और ऑक्सीजन रिलीज हुई। ये ऑक्सीजन यूज नहीं होती, ये रिलीज हो जाती है एनवायरनमेंट में और इसे हम यूटिलाइज करते हैं। सो वाटर, सनलाइट और थाइलेकॉइड में लाइट रिएक्शन अकर हुआ, उसके नतीजे में ऑक्सीजन रिलीज हुई, साथ में एटीपी और NADPH बना। अब ये जो एटीपी और NADPH बना है ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं, ये आगे यूज होते हैं डार्क रिएक्शन के अंदर। ठीक है, डार्क रिएक्शन मैंने आपको बताया स्ट्रोमा के अंदर होता है और इसे लाइट की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है ये रात को भी होता रहेगा, राइट। ओके, डार्क रिएक्शन में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड आएगी जो कि मेन इंग्रेडिएंट है फोटोसिंथेसिस का। कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन में इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी और NADPH, इनकी मौजूदगी में कन्वर्ट हो जाएगी इनटू शुगर या ग्लूकोज। ठीक है, और दोबारा से NADPH जो था वो NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ATP जो था डेफिनेटली उसकी एनर्जी यूज हुई तो वो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे आप दोबारा गौर से देखिए, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहे हैं? आपस में मिल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये प्रोसेस कहां पर हो रहा है? क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, राइट। सो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं
और प्रोडक्ट के तौर पर हमें ग्लूकोज देखने को मिलता है और ऑक्सीजन रिलीज होती हुई नजर आती है। ये जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ये दोबारा यूज हो रहे हैं, ये रिसाइकल हो रहे हैं, ठीक है। लाइट रिएक्शन में ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट और NADP प्लस कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ATP एंड NADPH के अंदर, और इनकी एनर्जी फिर डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होती है शुगर बनाने में, और साथ में ये दोबारा से अपनी इस हालत में आ जाते हैं और दोबारा से ये रिपीट साइकिल में चलते रहते हैं। क्लियर हो गया। अब जरा मजीद लाइट रिएक्शन को डिटेल में देखते हैं, ठीक है। लाइट रिएक्शन को जरा मजीद देख लेते हैं कि ये प्रोसेस एक्चुअल में कैसे अकर हो रहा है। सो लाइट रिएक्शन में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। लाइट जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पर हिट की तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, यानी इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी आ गई। एक्साइट हुए तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से निकलकर ऊपर चले गए, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल पर भी लाइट हिट करती है और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है। इसे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं। ये जब स्प्लिट होता है दो हाइड्रोजन आयंस बनते हैं। हाइड्रोजन आयंस के यानी हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। आपको होता है हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन हुए तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयंस बन जाएंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुके थे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से, डेफिशिएंसी थी, इसको पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस चलता है। और साथ में क्या हुआ, ये ऑक्सीजन रिलीज हुई, यही ऑक्सीजन रिलीज होती रहती है। क्लियर हो गया, ओके। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर गए थे कुछ, तो इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स क्या करती हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करती हैं और ये प्रोटीन्स आगे उन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करती जाती हैं। सो सीरीज ऑफ प्रोटीन से ये इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। सो एक चेन सी बनती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता रहता है एक प्रोटीन से दूसरी प्रोटीन की तरफ, दूसरी से तीसरी, तो इससे एक चेन बनती है जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है। और इस दौरान ATP की सिंथेसिस होती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जब अगेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से अगेन इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर दोबारा लाइट हिट की, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर मजीद आगे बढ़ते हैं, तो आगे मॉलिक्यूल होता है NADP प्लस, ठीक है। ये मॉलिक्यूल क्या करता है, ATP तो बन चुकी, NADP प्लस क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर लेते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा, एक तो इसकी कमी थी, ये जब 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव हो गया तो ये ऐसे हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिसीव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जब ये नेगेटिव होगा तो इसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन आयन आकर अटैच हो सकता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो NADPH बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा से मैं NADP प्लस कहता हूँ। सो 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिसीव किया, ये माइनस हो गया था, फिर हाइड्रोजन आयन इसके साथ आकर अटैच हुआ, NADPH बन गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, लाइट आ रही है, वाटर स्प्लिट हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं और एंड पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ATP की सिंथेसिस और NADPH की सिंथेसिस। सो ATP प्लस NADPH मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनकी एनर्जी यूटिलाइज होती है आगे डार्क रिएक्शन के अंदर। सो डार्क रिएक्शन को भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। डार्क रिएक्शन को हम कह सकते हैं ये 3 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में कार्बन फिक्सेशन होती है, दूसरे स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होती है, तीसरे स्टेप के अंदर रीजनरेशन ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड होता है। सो ऑलरेडी स्ट्रोमा के अंदर एक 5 कार्बन कंपाउंड मौजूद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर की स्ट्रोमा के अंदर, ये 5 कार्बन कंपाउंड के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। बट ये कंपाउंड क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। सो कार्बन फिक्सेशन क्या है कि एटमॉस्फेयर से आई हुई कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब मैच करेगी तो इसे हम कार्बन फिक्सेशन बोलते हैं। सो 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है जो कि अनस्टेबल होता है, वो स्प्लिट हो जाते हैं इनटू 2-3 कार्बन कंपाउंड, यानी 6 कार्बन कंपाउंड टूटा और 2-3 कार्बन कंपाउंड हमें मिल गए। यहाँ पर ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये टूटा और 2-3 कार्बन के कंपाउंड्स हमें मिल चुके हैं, ठीक है। अब ये कंपाउंड्स क्या करते हैं, ये ATP को यूटिलाइज करके नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम कह सकते हैं कि ये आपस में मिलकर 6 कार्बन कंपाउंड बना देते हैं, जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं। ये इतना सिंपल होता नहीं है, बड़ा डिटेल मैकेनिज्म है, आगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आप डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। सो ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी। अब ग्लूकोज की सिंथेसिस हुई तो तीसरा स्टेप होता है रीजनरेशन ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड। जो ये वाला कंपाउंड था इसको दोबारा से बनाना है। सो इसको दोबारा से बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के 5 साइकिल्स चलने पड़ेंगे, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आती जाती है, 5 कार्बन कंपाउंड बनता जाता है, उसके साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड मजीद ऐड होती है, 6 कार्बन कंपाउंड बनता है जो स्प्लिट होता है और दोबारा से जब वो जुड़ता है तो ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। इस तरीके से ग्लूकोज की सिंथेसिस होती रहती है। सो डार्क रिएक्शन के अंदर हमें ग्लूकोज की सिंथेसिस होती हुई नजर आई।
लाइट रिएक्शन के अंदर हमें ऑक्सीजन रिलीज होता हुआ नजर आया, और साथ में एटीपी और NADPH मॉलिक्यूल्स बने थे जो कि यूटिलाइज हो चुके थे इन डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज की सिंथेसिस करने के लिए। अब ग्लूकोज के अंदर एनर्जी मौजूद है जो कि रिस्पायरेशन के जरिए जब टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पर कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं वो भी आपकी बुक के अंदर यूज हुई हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, पिगमेंट्स याद रखिए ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हम कह सकते हैं कलर प्रोड्यूस करते हैं या लाइट रेस को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं और रिफ्लेक्ट करने की भी सलाहियत रखते हैं। अब प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटेनॉइड्स होते हैं, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इन्हें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या कर रहा है, एनर्जी, लाइट एनर्जी को रिसीव करके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहा है और रिलीज कर रहा है, और उसके नतीजे में क्या हो रहा है, एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट हो रही है और ग्लूकोज की सिंथेसिस, ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। और कैरोटेनॉइड जो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं यानी मजीद हेल्प करते हैं ये क्लोरोफिल को। ठीक है, ये आगे की क्लासेस में आप डिटेल से स्टडी करेंगे। अच्छा, ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ये अरेंज हुए होते हैं एक पैटर्न के अंदर, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, यानी इस मेम्ब्रेन के अंदर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड्स, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल बी, एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में अरेंज हुए होते हैं जिसे फोटोसिस्टम कहा जाता है, यानी एक सिस्टम में अरेंज हुए होते हैं जिसे फोटोसिस्टम कहा जाता है। फोटोसिस्टम दो किस्म के होते हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। क्लियर हो गया? ओके, क्विकली रिव्यू कर लेते हैं, फिर इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें लिमिटिंग फैक्टर्स हैं उन्हें भी देख लेंगे। फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बताया एक सिंपल सा मैकेनिज्म है जिसके अंदर क्या हो रहा है, प्लांट्स क्या कर रहे हैं, अपनी खुराक खुद बना रहे हैं, यानी ग्लूकोज की सिंथेसिस कर रहे हैं। तो बेसिकली प्लांट्स लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके लिए प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। तो ये सारी चीजें कंबाइन होती हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म अगर होता है, ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है जो हम सांस लेते हैं। वाटर जो है वो जाइलम के जरिए लीफ तक ट्रांसपोर्ट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली स्टोमेटा एक पोर होता है प्लांट की लीफ की नीचे वाली साइड पर, गार्ड सेल्स के दरमियान एक सुराख सा होता है जिसे स्टोमेटा कहा जाता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की लीफ के अंदर एंट्री करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ड्रा कर रखी है जिसमें ये अपर एपिडर्मिस आएगी, लोअर एपिडर्मिस जिसके अंदर गार्ड सेल्स होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर लीफ के अंदर आपको जाइलम भी नजर आ रहा है। जाइलम के जरिए वाटर जहां तक पहुंचा, स्टोमेटा के जरिए क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर पहुंची, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन सेल्स के अंदर एंट्री की जिन्हें मेसोफिल सेल्स कहा जाता है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म अकर हुआ और उसके नतीजे में ग्लूकोज की सिंथेसिस हुई। सो फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, और ये प्रोसेस आपको प्लांट, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। अब मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म दो स्टेप्स में होता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन कहां पर हो रहे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहे होते हैं, बट डिफरेंट लोकेशंस में होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट की एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने ड्रा कर रखी है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो वैकेंट एरिया है जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे स्ट्रोमा कहा जाता है, जहां पर डार्क रिएक्शन होता है, और यहाँ पर आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे जिन्हें थाइलेकॉइड्स कहा जाता है, जो एक टावर सा बनाते हैं जिसे ग्रेना कहा जाता है। सो इन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर आपको लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का होता हुआ नजर आता है। क्लियर हो गया? अब जरा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को जरा मजीद डिटेल में देखते हैं, जिसमें एक ये है कि सनलाइट और वाटर, थाइलेकॉइड के अंदर वाटर स्प्लिट होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, और लाइट एनर्जी एटीपी और NADPH के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। एटीपी और NADPH फिर डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करने में इनटू शुगर, और साथ में दोबारा से ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट और NADP प्लस बनता हुआ हमें नजर आता है। ठीक है, इन स्टेप्स को जरा मजीद डिटेल में हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में ऐसे देखते हैं कि लाइट रिएक्शन में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब लाइट हिट करती है इस क्लोरोफिल पिगमेंट के ऊपर तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का गैप बनता है, और वाटर मॉलिक्यूल लाइट की प्रेजेंस में स्प्लिट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, 2 हाइड्रोजन आयंस बनते हैं, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। हाइड्रोजन आयंस आगे यहाँ पर यूज हो जाते हैं NADPH बनाने में, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस गैप को फिल करने में चले जाते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स थे ये ऊपर जाते हैं और कुछ प्रोटीन्स इनको कैरी करती हैं और आगे ट्रांसपोर्ट करती जाती हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनती है, और इसी दौरान ATP की सिंथेसिस भी होती है। ठीक है, फिर क्लोरोफिल पिगमेंट दोबारा से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और फिर NADP प्लस मॉलिक्यूल आकर उन इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है, और साथ में हाइड्रोजन आयन को भी रिसीव करता है और NADPH बन जाता है। तो ये बेसिकली रिडक्शन रिएक्शन हुआ है।
क्लियर हो गया। सो एटीपी एंड एनएडीपीएच के मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होते हैं ग्लूकोज की सिंथेसिस में। ग्लूकोज की सिंथेसिस में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की लीफ में जब एंटर होती है तो पहला स्टेप होता है कार्बन फिक्सेशन का, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कंबाइन कर जाती है। 5 कार्बन कंपाउंड ऑलरेडी मौजूद होता है स्टोमा के अंदर, इसके साथ जब ये मिलती है तो 6 कार्बन कंपाउंड बनता है जो अनस्टेबल होता है, स्प्लिट हो जाते हैं दो 3 कार्बन कंपाउंड्स में, और फिर आगे ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ग्लूकोज के अंदर। और फिर लास्ट स्टेप होता है रीजनरेशन ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी सारे आपस में मिलते जाते हैं और 5 कार्बन कंपाउंड दोबारा से बनता है और फिर दोबारा से इस तरीके से ग्लूकोज की सिंथेसिस का प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। फिर ऐसे पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहा जाता है, और जब वो अरेंज होते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में तो उन्हें फोटोसिस्टम्स कहा जाता है। ओके, अब एक शॉर्ट सा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस से ही रिलेटेड है, और इस टॉपिक का नाम है लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के अंदर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे लिमिट कर सकते हैं या उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे एंजाइम के चैप्टर में हमने स्टडी किए थे, कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी पर अपना रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर है वो है लाइट इंटेंसिटी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन है उसके लिए आपको लाइट की ज़रूरत होती है जो सनलाइट से आती है, तो सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस के रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट डालती है, राइट। सो लाइट इंटेंसिटी बेसिकली होती क्या है, लाइट इंटेंसिटी हम कह सकते हैं एनर्जी प्लस क्वांटिटी ऑफ लाइट, यानी कितनी मिकदार में लाइट आ रही है और उसकी एनर्जी, उसमें एनर्जी कितनी ज़्यादा है। तो गर्मियों के मौसम में आप देखते हैं कि लाइट ज़्यादा देर तक आती है, यानी सुबह सवेरे लाइट आना शुरू होती है और शाम तक आती रहती है, पौधे पर पड़ती रहती है, और सूरज भी थोड़ा हमारे ज़्यादा करीब होता है यानी ऊपर से जाता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी है यानी लाइट इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। तो लाइट इंटेंसिटी जब ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली गर्मियों में आपको फोटोसिंथेसिस का अमल ज़्यादा देखने को मिलता है, प्लांट जल्दी से ग्रो कर रहे होते हैं। तो लाइट इंटेंसिटी जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। और जब लाइट इंटेंसिटी डेफिनेटली डिक्रीज होगी, सर्दियों में हमें देखने को मिलता है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा, जिसे हम वाइस वर्सा कह सकते हैं। यानी लाइट इंटेंसिटी अगर इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता हुआ हमें नजर आएगा, और अगर लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज होती है जैसे कि सर्दियों में, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो रहा होता है। अच्छा, एक लिमिट ऐसी भी आती है कि लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो उससे ऊपर जितनी भी लाइट इंटेंसिटी होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मजीद इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि बाकी फैक्टर्स आकर लिमिट कर देंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। अच्छा, बाकी फैक्टर्स में हमारे पास एक टेम्परेचर आ जाता है। अच्छा, टेम्परेचर भी बिल्कुल इसी तरीके से, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। जैसे कि अफ्रीका वगैरह में अगर आप देखें वहां पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हिली एरिया, तो वहाँ पर जंगल भी ज़्यादा होता है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस का अमल ज़्यादा स्पीड से हो रहा होता है, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है, बट अप टू अ पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट तक जब टेम्परेचर उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली प्लांट की बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो अपना वर्क करना छोड़ देंगे और फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा, और अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो प्लांट विल्ट भी कर जाता है, मुरझा भी जाता है। तो टेम्परेचर भी एक लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, जो थर्ड फैक्टर है यहाँ पर वो है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। जैसा कि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को जब हम इंक्रीज करेंगे तो हमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, बट एक लिमिट होगी, यानी एक खास हद तक ही कार्बन डाइऑक्साइड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज कर पाएगी। उससे ज्यादा जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो एक स्ट्रेट लाइन में हमें जाता हुआ नजर आएगा। उसकी वजह यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम सारे के सारे ऑक्यूपाई हो चुके होंगे, एक्स्ट्रा आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंजाइम अटैच नहीं होगा, तो डेफिनेटली मजीद इंक्रीज हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज भी होती है कि जब रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाती है, तो प्लांट की बॉडी इस चीज को सेंस कर लेती है और स्टोमेटा को क्लोज कर देती है। स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो बाहर से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड
मजीद एंट्री नहीं कर पाएगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमें डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन भी एक खास हद तक जब उसका इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, उससे ज़्यादा जब होगी तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस की एक स्ट्रेट लाइन हमें नजर आएगी या फिर डिक्रीज भी नजर आएगा अगर स्टोमेटा बंद हो चुका है। इसके अलावा वाटर भी एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, वाटर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा या स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को यानी स्पीड को अफेक्ट करते हैं। इनके इंक्रीज से फोटोसिंथेसिस की रफ्तार इंक्रीज होती है और एक सर्टेन लिमिट तक, उससे ज़्यादा जब ये इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस एक स्ट्रेट लाइन में चली जाती है या कम होती हुई भी हमें नज़र आती है। सो होपफुली आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अब मैं दोबारा से बोर्ड प्रिपेयर करता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिस्पायरेशन। सो फोटोसिंथेसिस तो हमने स्टडी कर लिया जिसमें हमने देखा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, और एक लार्जर मॉलिक्यूल ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। सो इस प्रोसेस को हमने एनाबॉलिक प्रोसेस भी कहा था जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। सो प्लांट्स ने क्या किया, सनलाइट को कैप्चर किया और उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज की फॉर्म में। अब ये ग्लूकोज प्लांट खुद भी यूज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और एनिमल्स भी यूज करते हैं, ह्यूमंस भी यूज करते हैं। यानी हम या तो प्लांट का फ्रूट और वेजिटेबल्स खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज इंटर हो जाएगा, या फिर हम किसी ऐसे एनिमल को खाएंगे जिसने किसी न किसी तरीके से उस प्लांट से एनर्जी ली थी। यानी कि जैसे बकरी वगैरह होगी तो बकरी ने घास खाया तो घास में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस ग्लूकोज बना था, वो ग्लूकोज उस बकरी के अंदर ट्रांसफर हुआ। सो बकरी को जब हमने खाया हमारी बॉडी के अंदर भी वो एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। सो मेन जो इंग्रेडिएंट है यानी हमारी बॉडी एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए सबसे पहला जो मॉलिक्यूल तोड़ती है वो क्या है, ग्लूकोज है। इसके अलावा फैट्स और प्रोटीन्स भी टूटते रहते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, बट वो लेटर आते हैं जब ग्लूकोज कम हो जाता है तो उन्हें हम डिस्कस नहीं करेंगे। रिस्पायरेशन में हमारा मेन गोल क्या है कि ग्लूकोज जो है उसके साथ क्या हो रहा है। सो रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस के ऑपोजिट है। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज की सिंथेसिस हुई, रिस्पायरेशन में ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी रिलीज करता है। सो रिस्पायरेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस के ऑपोजिट है। इसमें ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और साथ में एनर्जी रिलीज होती है जो एटीपी की फॉर्म में होती है। और एटीपी आपको पता ही है एनर्जी करेंसी है, जब भी हमारी बॉडी कोई वर्क परफॉर्म करेगी तो एटीपी को तोड़कर उस एनर्जी को यूज कर लेगी। क्लियर हो गया। अब ये जो ग्लूकोज है इसके अंदर एनर्जी स्टोर है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज में स्टोर हो चुकी थी। अब ग्लूकोज के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अंदर ये एनर्जी स्टोर है। रिस्पायरेशन में बेसिकली ये बॉन्ड्स टूटते हैं, एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक है। यानी हमारी बॉडी डायरेक्टली ग्लूकोज की एनर्जी को यूज नहीं कर सकती, ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी में कन्वर्ट कर देती है और एटीपी को यूज कर सकती है। क्लियर हो गया। सो ये पूरी इक्वेशन आ गई जिसमें ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये टूटेगा, ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये पूरा नहीं टूटेगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और एनर्जी रिलीज होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारे लंग्स से बॉडी के डिफरेंट सेल से होती हुई लंग्स में जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और लंग्स से जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो बॉडी से बाहर निकल जाती है। क्लियर हो गया। सो होपफुली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिस्पायरेशन का आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब रिस्पायरेशन की 2 टाइप्स हैं। ये जो एग्जांपल हमने स्टडी की इसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है उसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती तो एक और टाइप की रिस्पायरेशन हो रही होती है जिसे एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है, जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अकर होती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बॉडी के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन ही हो रही होती है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस में ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी के अंदर जाती है, ये ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। सो एरोबिक रिस्पायरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एरोबिक रिस्पायरेशन 3 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल और तीसरा स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन तीनों स्टेप्स को बारी बारी थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, बट पहले चलते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन की तरफ। एनएरोबिक रिस्पायरेशन नाम से जाहिर है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अकर होगी, और ये भी इसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस सेम होता है जो एरोबिक रिस्पायरेशन में होता है। दूसरा स्टेप इसके अंदर पायरोविक एसिड में कन्वर्जन, पायरोविक एसिड की कन्वर्जन इनटू, या दूसरे स्टेप को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, सिंपली आप ये समझ लें, ठीक है। सो एनएरोबिक रिस्पायरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अकर हो रहा है। इसमें पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस आ जाता है, और ग्लाइकोलाइसिस आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में बहुत बारी आता है कि साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में अकर हो रहा होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है ये थोड़ी देर में हम स्टडी करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज टूट रहा है,
और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, ग्लूकोज टूट जाता है इनटू पायरोविक एसिड। पायरोविक एसिड का फॉर्मूला है C3H4O3। ठीक है, ये पायरोविक एसिड में ग्लूकोज टूट जाता है और जाहिर बात है ग्लूकोज के अंदर C6H12O6 इतने हैं, तो जब कार्बन के 3 वाले मॉलिक्यूल बनेंगे तो पायरोविक एसिड 2 बनेंगे। ठीक है, सिंपली मैं आपको ऐसे समझा दूं, हमारे पास ये ग्लूकोज है जिसमें 6 कार्बन एटम हैं, ये 6 आ गए। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ये ग्लूकोज इस तरीके से टूट जाता है और 2 पायरोविक एसिड बन जाते हैं, पायरुविक एसिड। ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, एक ये आ गया, एक ये आ गया। तो ये पहला स्टेप हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन का भी और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का भी। यहां पर भी ये स्टेप लाजमी होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी ये स्टेप लाजमी होता है। ये पहला स्टेप है जिसमें ग्लूकोज टूटता है पायरोविक एसिड में और इस स्टेप को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होता है। और इस स्टेप में होता क्या है, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, यानी एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, बट ये प्रोडक्शन बहुत कम है। ठीक है, इसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये पायरुविक एसिड फर्दर कुछ स्टेप से गुजरता है और इसका हर एक बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है और बहुत ज्यादा एटीपी एनर्जी बनती है। बट एनएरोबिक रेस्पिरेशन के केस में ये नहीं होता, इतनी ही एनर्जी बनती है। बाकी पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स में फर्दर कन्वर्ट हो जाता है। वो 2 मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं देखते हैं। सेकंड फेज क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, यानी जब ये पायरुविक एसिड कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तो इसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट ना हो तो इसे हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और इसे हम फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। 2 टाइप्स हैं, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है, जिसमें ये जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है ये इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इससे अल्कोहल बन जाता है। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और ये वाला जो मैकेनिज्म है ये बैक्टीरिया और यीस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं और बैक्टीरिया और यीस्ट को हम यूज करके ये मैकेनिज्म परफॉर्म करवाकर बेनिफिट भी हासिल करते हैं। कैसे, जैसे कि ब्रेड मेकिंग को जब हम देखें, जब आटा गूंदा जाता है तो उसमें यीस्ट या बैक्टीरिया को इंसर्ट किया जाता है। बैक्टीरिया क्या करता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो वो डो फूल जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स बनते हैं, वो डो फूल जाती है तो रोटी या ब्रेड मोटी मोटी सी बनती है। राइट, सो इसे हम यूज कर सकते हैं इस प्रोसेस को। फिर सेकंड प्रोसेस है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो इसका मतलब यह है कि इसमें पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये पायरुविक एसिड आ गया, ये कन्वर्ट हो चुका है लैक्टिक एसिड में और लैक्टिक एसिड का फार्मूला है C3H6O3। ठीक है, इसमें साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन नहीं होती, जस्ट लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है। अच्छा, ये वाला मैकेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, बैक्टीरिया परफॉर्म करता है। एस्परजिलस एक किस्म का फंगस है जो परफॉर्म करता है और साथ में हमारी बॉडी के जो मसल सेल्स हैं उनके अंदर भी समटाइम ये मैकेनिज्म परफॉर्म होता है। यानी जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे मसल सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन जितनी भी है यूटिलाइज कर लेते हैं। अब एनर्जी तो चाहिए और ज़्यादा हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो हमारी बॉडी के जो मसल सेल्स हैं वो क्या करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देते हैं। ये थोड़ी बहुत एनर्जी बनती रहती है और साथ में लैक्टिक एसिड बनता रहता है मसल सेल्स के अंदर, जो बाद में फटीग और मसल सेल्स को दर्द भी, जो एक्सरसाइज के बाद दर्द होता है वो इसी वजह से हो रहा होता है। राइट, ओके। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया को जब हम यूज करते हैं तो इससे योगर्ट यानी जो दही बनता है उसमें जो खटास आती है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। चीज वगैरह इसी तरीके से बनता है। इसके अलावा जो सोया सॉस है उसमें एस्परजिलस फंगस या मोल्ड इसे हम कहते हैं, ये यूज होते हैं सोया सॉस बनाने के लिए। और मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। क्लियर हो गया। अब मैं दोबारा से रिवाइज कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। सिंपली मैं आपको बताता हूं, एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी। इसमें जो पहला स्टेप होता है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के अंदर हो रहा होता है और इसमें ग्लूकोज टूटता है इनटू पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का फार्मूला आप याद कर सकते हैं। और जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता है तो 2 एटीपी भी रिलीज होते हैं और ये एटीपी हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। राइट, इसके अलावा एटीपी यानी ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप होने के बाद 2 किस्म की फर्मेंटेशन हमें देखने को मिलती है। एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यानी पायरुविक एसिड
आगे अल्कोहल बनाएगा या लैक्टिक एसिड बनाएगा, ये डिपेंड करता है इन प्रोसेसेस पर। अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी तो उसमें पायरोविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इथाइल अल्कोहल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होगी। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस बैक्टीरिया और यीस्ट के ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का प्रोसेस है जिसमें पायरोविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये मैकेनिज्म बैक्टीरिया, एस्पेरजिलस, फंजाई और मसल सेल्स के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, और इन प्रोसेसेस के नतीजे में जो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल हो रही है या लैक्टिक एसिड हो रही है, वो हम अपने बेनिफिशियल यूज के लिए भी यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया और यीस्ट को ब्रेड मेकिंग के लिए जब हम यूज करते हैं तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बनते हैं जो डो को राइज करते हैं, राइट। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर बैक्टीरिया, एस्पेरजिलस, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स मैं कह रहा हूँ, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको यूज किया जाता है योगर्ट, चीज और सोया सॉस बनाने के लिए। क्लियर हो गया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं और मजीद जरा डिफरेंस देख लेते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर। ये यहाँ पर कुछ मैंने फीचर्स लिख लिए हैं जो एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर होते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली होती है और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन एरोबिक रिस्पायरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, यानी ग्लूकोज कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है, ऑक्सीडेट हो जाता है। जबकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिलती है, जिसके नतीजे में जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बनता है और साथ में डेफिनेटली एनर्जी भी रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है, ये एरोबिक रिस्पायरेशन में 38 एटीपी रिलीज होते हैं क्योंकि कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रही होती है, और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में सिर्फ 2 एटीपी हमें हासिल होते हैं। फिर लोकेशन ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। दूसरे ये जो 2 स्टेप्स हैं क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। जबकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होती है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप होता है, राइट। एग्जाम्पल हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन की, ह्यूमंस एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, यानी ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है और ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देती है। जबकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन यीस्ट के अंदर हो रही होती है, बैक्टीरिया के अंदर हो रही होती है और सम टाइम हमारे जो मसल सेल्स हैं उनके अंदर भी होती है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अगर ऑक्सीजन नहीं भी होगी तो ये सर्वाइव कर लेते हैं, ये एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एनएरोबिक रिस्पायरेशन। सो होपफुली यहाँ तक आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं दोबारा से बोर्ड प्रिपेयर करता हूँ और एरोबिक रिस्पायरेशन के ये जो 3 स्टेप्स हैं इनको बारी बारी जरा डिटेल से देखते हैं। ओके, अब मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन जो कि बेसिकली एरोबिक रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म है, जिसको मैंने आपको बता रखा है कि 3 स्टेप्स में आकर होता है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसे थोड़ा बहुत डिटेल में देखते हैं, ज्यादा डिटेल में आप फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर स्टडी करेंगे। सो एरोबिक रिस्पायरेशन में फर्स्ट स्टेप बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे एनएरोबिक रिस्पायरेशन में होता है, और इस स्टेप को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। और ये स्टेप कहां पर आकर होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के अंदर, राइट। सो ग्लाइकोलाइसिस में हमने स्टडी कर लिया है कि ग्लूकोज क्या होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू पायरोविक एसिड, ठीक है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज और पायरोविक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। सो इसका मतलब ये है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और इस दौरान होता क्या है, 2 एटीपी एनर्जी गेन होता है। बेसिकली यहाँ पर 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, बट 2 एटीपी इसी स्टेप के अंदर यूटिलाइज हो जाते हैं और 2 एटीपी हमें हासिल हो जाती हैं। क्लियर हो गया? और साथ में ही इस स्टेप के अंदर आपको 2 NADH के मॉलिक्यूल भी मिल जाते हैं, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्राइड के मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं, ये कोएंजाइम है। सो फोटोसिंथेसिस में NADPH होता है, यहाँ पर, वहां पर फास्फेट भी होता है, यहाँ पर फास्फेट नहीं है, जस्ट हाइड्राइड साथ H हाइड्रोजन आकर लग जाता है। सो 2 NADH के मॉलिक्यूल बन जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप के अंदर। ये NADH के मॉलिक्यूल के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है और ये एनर्जी इवेंचुअली ATP में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये आगे हम स्टडी करते जाएंगे। सो NADH के 2 मॉलिक्यूल बन गए ग्लाइकोलाइसिस में और 2 ATP के मॉलिक्यूल हमें हासिल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा क्रेब्स साइकिल का, यानी ये पायरोविक एसिड अब क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री करेगा, ठीक है। सो क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, पायरोविक एसिड पहले कन्वर्ट हो जाता है इनटू एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA, ये CoA जो है ये एक खास किस्म का एंजाइम है जो एसिटाइल के साथ अटैच हो जाता है। सो पायरोविक एसिड क्या है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू 2 कार्बन मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया? ये पहला स्टेप है
क्रेब्स साइकिल से पहले होता है ये, ठीक है। फिर एसिटाइल कोए का मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो जाता है और ये मॉलिक्यूल फिर कंप्लीटली ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस से गुजरता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सो यही वजह है कि फोटोसिंथेसिस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड एज अ एंड प्रोडक्ट देखने को मिलती है, ठीक है। अब पायरोविक एसिड जब एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हुआ तो इस दौरान 2 NADH के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। फिर एसिटाइल कोए जब क्रेब्स साइकिल से गुजरता है, ये कंप्लीट साइकिल होता है, उससे जब गुजरता है तो एंड में हमें 6 NADH के मॉलिक्यूल मिलते हैं, 2 FADH के मॉलिक्यूल मिलते हैं, फ्लेवन एडेनिन डाइहाइड्राइड डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्राइड, ये एक और मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये इसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है जो इवेंचुअली ATP में कन्वर्ट हो सकती है। सो क्रेब्स साइकिल के अंदर हमें NADH और FADH और साथ में 2 ATP भी प्रोड्यूस होती हुई मिलती हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है रिस्पायरेशन के अंदर, वो स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC भी इसे कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर क्या होता है कि ये NADH और FADH के मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके अंदर एनर्जी स्टोर है, ठीक है। इनके इलेक्ट्रॉन्स थ्रू सीरीज ऑफ प्रोटीन्स गुजरते हैं और जैसे जैसे गुजरते हैं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं एक प्रोटीन से दूसरी प्रोटीन की तरफ, दूसरे से तीसरी, तो उनकी एनर्जी रिलीज होती रहती है और वो एनर्जी ATP में स्टोर होती रहती है। सो NADH और FADH के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये प्रोसेस अकर हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है वहां पर प्रोटीन्स अरेंज होती हैं, वो प्रोटीन्स इन मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को आगे पास करती जाती हैं, जिससे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनती है। इसी वजह से इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है। तो NADH और FADH के मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जैसे ही गुजरते हैं एंड पर हमें वाटर देखने को मिलता है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन NADH से भी निकलेगा, FADH से भी निकलेगा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मैच करके वाटर बना देगा, ठीक है। और एंड पे हमें NAD+ और FAD+ मिलेंगे, जो अगेन जिनके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हमें 32 ATP एनर्जी मिलती है। सो इसका मतलब ये है कि ये वाले जो एनर्जी रिच कंपाउंड है NADH और FADH, इनकी एनर्जी को हार्वेस्ट करके इनटू ATP बनाया जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज देख लेते हैं कि एक NADH का जो मॉलिक्यूल है वो तकरीबन 3 ATP प्रोड्यूस करता है और एक FADH का मॉलिक्यूल 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन जो होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन, इसके अंदर हमें 36 से 38 ATP देखने को मिलती है। क्लियर हो गया। 36 से 38 इसलिए लिखा जाता है कि यहां पर बेसिकली 4 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर वो 4 लिए जाएं तो 38 ATP हो जाएगा, जबकि 2 ATP के मॉलिक्यूल्स क्योंकि यूटिलाइज हो जाते हैं तो नेट गेन अगर उनको माइनस कर दिया जाए तो 36 ATP के मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इनकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर 2 NADH के मॉलिक्यूल ये आगे, 6 NADH के मॉलिक्यूल ये आगे, 2 NADH के मॉलिक्यूल ये भी आगे। सो 2 और 2 4, 4 और 6 10 NADH के मॉलिक्यूल जहां पर आप लिख लें और इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और FADH के मॉलिक्यूल्स हमारे पास 2 होते हैं। तो यहाँ पर जो FADH के मॉलिक्यूल्स हैं इनको भी आप जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड पर आपको 36 ATP टोटल गेन ऑफ एनर्जी मिलेगी। क्लियर हो गया। ओके, अब मैं दोबारा से यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ रेस्पायरेशन की और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व हुई है। हमारे पास होता है C6H12O6, राइट। ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, वाटर की प्रोडक्शन होती है, साथ में ATP प्रोड्यूस होता है, राइट। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ये आ गया, ये कुछ स्टेप से होकर गुजरता है जिसमें पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद पायरोविक एसिड एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। सो ये टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब हम देखते हैं तो ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, तो इसका मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल को कंप्लीटली टूटने के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत है, ठीक है, जो बेसिकली क्रेब्स साइकिल में ऑलरेडी टूट चुका होता है, लेकिन ऑक्सीजन उस एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए जरूरत पड़ती है। सो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया और एंड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर वाटर भी बना देते हैं। सो ये वाटर आ गया और अलॉट ऑफ ATP रिलीज हो रही है हर जगह पर, और NADH और FADH से हमें तकरीबन यहाँ पर अगर हम देखें तो कितनी 32 ATP मिलती है, और साथ में 2 ATP ये आ गई और 2 ATP ये आ गई,
तो इनको जब हम प्लस कर देते हैं +4 ATP, तो हमारे पास 36 ATP टोटल गेन देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? होपफुली जी आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।